ओके जी, आज हम चैप्टर 15 को देखते हैं। दिस इज बेसिकली डिसीजंस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी में कौन से डिसीजंस करने पड़ते हैं? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ योर डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट एज टू प्राइस। तो प्राइस की वजह से आपको कंपटीशन डिफाइन करना पड़ेगा। सो रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेक्निकली जो है वो रिस्क बेसिकली आपका डिफरेंस था एक्सपेक्टेड एंड रियल रिटर्न्स डिफरेंस। ओके, आपका जो कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसकी एक्सपेक्टेड और रियल रिटर्न में जो डिफरेंस है, यानी स्टार्ट करने से पहले एक्सपेक्टेशंस और रियल जब आपने वो काम कर लिए, उन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है, दैट इज रिस्क। सो यू मस्ट मेक अ डिसीजन फॉर विच द आउटकम इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी, क्योंकि उसकी आउटकम जो है वो आपको सर्टनली कंफर्म नहीं होती। सो बहुत सारे आपके एक्शंस ऐसे हैं जिनकी आउटकम जो है वो सर्टन नहीं होती। सो आप हर एक्शन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी हद तक रिस्क ले रहे होते हैं। सो तो आप जो है वो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको प्रोबेबिलिटीज़ दे सकते हैं ताकि आपको पता हो कि अच्छा इसके होने के चांसेस कितने हैं। और फिर आपको साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं, फर्ज करें आपने बाय किया है 50 का, तो वो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि वो इतने में सेल हो। सो हर पॉसिबिलिटी का रिस्क डिफरेंट होगा, ठीक। तो अगर आपको जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी पता हो कि ये 80% चांसेस हैं, तो 70 हो जाएगी, कमाल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रॉबेबली आप इस टारगेट के करीब करीब लाइक करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इसके 70% चांसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो आउटकम्स हैं उनमें वेरिएशंस हैं और उनको जो असाइन प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बता रही हैं कि आपका रिस्क का लेवल कितना है। फिर अनसर्टेनिटी का एक कॉन्सेप्ट आ गया। अनसर्टेनिटी ये है कि आपको जो है वो आउटकम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। यानी ये जो हमने प्राइस के एस्पेक्ट में तो हमने ये कह दिया कि ये सारी चीज़ें आउटपुट में आ सकती हैं, लेकिन जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं तमाम को आप इनलिस्ट नहीं कर सकते, ठीक। वी नो फॉर अ फैक्ट कि जो है वो अ, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके जो है वो लड़ से हमें H2O बना देता है। लेकिन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा ये इससे क्या होगा, आउटकम पता नहीं है, ठीक। तो न्यूमरस फेज में सिमिलरली यहाँ पे जब हम कहते हैं कि प्राइस है, तो प्राइस ये हमारा एस्टिमेट है कि यहाँ पे जाएगी, लेकिन इनके दरमियान में भी तो अभी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं ना। मैं कहता हूँ कि ये 65 हो जाए, ठीक है, 66 हो जाए, 64 हो जाए, मैं कहता हूँ कि ये 49.5 हो जाए। सो न्यूमरस पॉइंट्स हैं दरमियान में, तो आप तमाम को जो है वो आउटकम्स को लिस्ट नहीं कर सकते और उनका रिस्क नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसी तरह आप तमाम आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो एक तरह की असाइन नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि आपको क्या पता, प्रोबेबिलिटी भी तो चांस है ना, और वो भी ऑब्वियसली आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ये काम कर रहे होंगे। और अगर वो आपका
एक्सपीरियंस आप ना दे तो ये नेवर श्योर कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो इसमें रिस्क के एलिमेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स, इस वजह से ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है नेगेटिव वे में। ठीक, अच्छा जी, फिर आप मेजरमेंट की बात करें रिस्क की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा टेबल या ग्राफ हो हमारे पास जिसमें हमारे पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स हों किसी भी डिसीजन के, और फिर हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर हमें पता हो, उसको हम रिप्रेजेंट करें, तो ये बेसिकली हम so to measure risk associated with the decision, we need to examine statistical characteristics of the probability distribution of outcomes for that specific decision. So आप उसके स्टेटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक्स को, जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, सो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन की ये सारे वेरिएबल्स देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक रिस्क है वो क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी सेल्स की पांच डिफरेंट जो है वो वैल्यूज सेल्स की आपने आउटकम्स जो है वो प्रिडिक्ट की है। एक आपकी 47,500 है, दैन 50,000 है, 52,500 है, 55,000 है और 57,500, और हर एक की प्रोबेबिलिटी आपने असाइन कर दी है। आपकी जो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.1, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.3, और आपकी ये जितनी भी प्रोबेबल आउटकम्स थी इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है शुड नॉट exceed 1. Combined probability must always be equal to 1. तो ये आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड करें, इट शुड बी 1। सो अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हमने मीन का नाम दिया था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसको ई ऑफ एक्स से हम लिखते हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, ठीक है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाइड विद इट्स वैल्यू। तो जैसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी ना 0.1, और उसकी वैल्यू जो थी वो लेट से थी 47,500, तो प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल में 0.2 थी और उसकी वैल्यू थी 50,000, और थर्ड की वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.3 थी और उसकी वैल्यू थी 52,500, प्लस 0.25 थी मेरे ख्याल में, ठीक है, एंड प्लस लास्ट प्रोबेबिलिटी 0.15 थी और 57,500। ठीक, तो इन सबको जब आप सम कर लेंगे, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज़ को उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, पिछला जो हमारा ग्राफ था, तो ये पांच वैल्यूज़ थी, आप उनको सम करेंगे तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ बेसिकली एवरेज वैल्यू।
या मीन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू में और जो नॉर्मल मीन है हमारा, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें हम इस तरह से करते थे कि तमाम सम को n से डिवाइड करते हैं। सो ये जो डिवाइडेड बाय n, सो इसमें जो हमारे पास एवरेज का फार्मूला था, उसमें जो 1/n है, फर्स्ट करें आपका सैंपल यहाँ पे 5 है ना, तो आंसर आता है 0.2। ये 0.2 बेसिकली यहाँ पे जो सिंपल एवरेज का फार्मूला है, उसमें अजम्पशन ये है कि तमाम जो वैल्यूज़ थी उनको इक्वल वेट असाइन कर दिया गया। ठीक, तो इसमें भी हम इसको इस तरह से कर सकते थे कि 0.2 को मल्टीप्लाई करते 47,500 से, फिर हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते 50,000 से, प्लस फिर 0.2 को मल्टीप्लाई करते 52,500 से। ठीक है, सो उसमें हम प्रोबेबिलिटी इक्वल अज्यूम कर रहे होते हैं, जो सिंपल मीन का फार्मूला है। सो जो प्रोबेबिलिटी वाला मीन है उसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले 0.1 थी, फिर 0.2 हुई, फिर 0.3 हुई, फिर 0.25 हुई और 0.15 हुई, और यहाँ पे ये हर दफ़ा कांस्टेंट है। ठीक है, तो 0.2 से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमें और प्रोबेबिलिटी वाले मीन में। तो प्रोबेबिलिटी वाले मीन को बेसिकली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से लिखते हैं ताकि हमें डिफरेंस दोनों का क्लियर हो। ई ऑफ एक्स का मतलब ये है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, और जब हम सिर्फ मीन या एवरेज लिखते हैं तो उसमें हम ये कह रहे होते हैं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इट डज नॉट गिव एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रैंडम आउटकम्स। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमें एक्चुअल वैल्यू फिर भी नहीं बताती इनकी, जो रैंडम आउटकम। ठीक, तो रैंडम आउटकम की में से एक्चुअल वैल्यू हमें फिर भी डिड्यूस नहीं होती। इट रादर इंडिकेट्स एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटकम्स। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटकम्स, और वो भी आउटकम्स वो जो आपने खुद चूज की हैं। ठीक है, वो आउटकम्स आपने खुद चूज की हैं, और उन आउटकम्स की के एस्पेक्ट में आप क्या है कि इफ द रिस्की डिसीजन वर टू बी रिपीटेड, अगर तो रिस्की ये वाला, क्योंकि हर डिसीजन में रिस्क हो। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये बेसिकली आपके किसी भी रिस्की डिसीजन का एवरेज बताती है, और वो भी वो डिसीजन आपने बार बार किया हो पास्ट में। सो ये बेसिकली इसकी जो आपके बार बार रिस्की डिसीजंस करने की जो एवरेज है, वो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको बताती है। सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएंस का। वेरिएंस बेसिकली आपको एब्सोल्यूट रिस्क मेजर करके देने का एक मेथड है। इट मेजर्स डिस्पर्शन ऑफ द आउटकम्स अबाउट मीन, या जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम। सो डिस्पर्शन यानी वेरिएशन है आपकी आउटकम्स की एज अगेंस्ट एवरेज जो मीन था आपके पास, और यहाँ पे मीन हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिया। सो आप बेसिकली हर वैल्यू में से उसकी एवरेज माइनस करते हैं, फिर आप उनका स्क्वायर लेते हैं, और जो कंबाइंड आपका आंसर आता है उसको आप रिलेटिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो सम है ये आपको वेरिएंस देता है। ठीक, तो ये आपका एक तरह का रिस्क मेजर है। रिकॉल करें मैंने टेक्निकल डेफिनेशन रिस्क की क्या कही थी, कि आपकी जो रियल
और एक्सपेक्टेड का जो डिफरेंस है, यानी ये आपका रियल है और ये एक्सपेक्टेड। ठीक, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पास्ट एवरेज रिटर्न्स की बेसिस पे फर्ज करें बनती है कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जो डिफरेंस है उसको अगर हम स्क्वायर कर लें और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको वेरिएंस दे देता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन देगा, और वो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। So higher the variance, the greater the risk associated with the probability distribution. Obviously ये जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी जो है वो probability distribution का जो रिस्क है वो ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली वो probability distribution किसकी थी, आपकी वो probable outcomes की थी, उसकी बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो डिसीजन किया है उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है अगर उसमें वेरिएंस आपकी ज़्यादा आ रही है। सो अगर हम आइडेंटिकल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस की डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ए है जिसमें जो आपका मीन है वो पॉइंट ई पे है। ठीक है, तो ये हम प्रॉफिट में वेरिएशन की बात कर रहे हैं। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बी का देखें तो उसका भी एवरेज ई ही है, लेकिन उसकी वेरिएशन अगर आप देखें तो वो ज़्यादा स्पेस्ड है। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखें तो आपका जो प्रॉफिट है प्लस इतना हो सकता है और माइनस इस डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बी के लिए देखते हैं तो उसकी डिस्पर्शन ज़्यादा है, उसकी वेरिएशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बी में आपको ज़्यादा रिस्क फेस करना